बीपीएससी 78 के लिए तैयारी कैसे करें? प्रीलिम्स के लिए पढ़ें, मेंस के लिए पढ़ें या फिर प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेट करके पढ़ें? और पढ़ें तो कैसे पढ़ें? कौन सा बुक फॉलो करें? न्यूज़पेपर पढ़ें या नहीं? अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ें तो करंट कैसे करें? एसे की तैयारी कैसे करें? एसे होता क्या है? और ऑप्शनल का क्या करें जो कि अब क्वालिफाइंग हो चुका है। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बीपीएससी 78 के लिए एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी प्लान, ठीक है। जब नोटिफिकेशन हमारा आ चुका है बीपीएससी की तरफ से और उसमें टाइमलाइन दे दिया गया है, टेंटेटिव टाइमलाइन है, वो अभी चेंज भी हो सकता है, बट अगर उसको हम मान के चले फिलहाल के लिए तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स, और ये बीपीएससी 78 के लिए एक जनरल ओवरऑल प्लान। फिर इस प्लान के बाद हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक कि GS1 के लिए एग्जैक्टली टॉपिक ओरिएंटेड होके हर टॉपिक को कैसे कवर करना है उसके लिए अलग से प्लान करेंगे। बट इस वीडियो में हम लोग ओवरऑल की क्या तैयारी करनी है, सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, उस पर बात करेंगे। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, सो हैव पेशेंस, जो कि वैसे भी सिविल सर्विसेज के लिए मतलब अटमोस्ट प्रायोरिटी में होता है भाई कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, डेडिकेशन, कन्विक्शन तो है ही है, ठीक है। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके अपना फीडबैक दीजिए। बीपीएससी 78 नोटिफिकेशन हमारा आया। प्रीलिम्स के लिए बोला गया कि 30 सितंबर को फिक्स करना चाहते हैं और मेंस को फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, ठीक है, जो कि 69th आप कह सकते हैं कि एक तरह से उस पैटर्न पे चल रहा था। तो अभी हम बीपीएससी 78 को टारगेट कर रहे हैं जो भी लोग, तो उनके लिए ये टाइमलाइन बीपीएससी की तरफ से दे दिया गया है। अब इस टाइम को अगर हम देखें तो हमारे पास कितना टाइम है, दिसंबर है, और दिसंबर से सितंबर तक मोटा मोटी 9.5 से 10 महीने। अगर दिसंबर के हम 10 दिन हटा दें तो 10 महीने हमारे पास टाइम है, मतलब कि 9 महीने 20 दिन के आसपास। बट एग्जैक्टली क्या 10 महीने हैं? तो नहीं है। देखिए, आपकी तैयारी जो होगी ना वो जनवरी से अगस्त के बीच में होगी। सितंबर वो निकल जाएगा आपाधापी में, और अभी दिसंबर का टाइम भी निकलने वाला है, ठीक है। तो आपके पास कुल मिला के 8 महीने बचेंगे। 8 महीने में आपको बीपीएससी की तैयारी करनी है, और दैट इज़ वेरी मच डुएबल अगर आप सही तरीके से तैयारी करते हैं तो, ठीक है। तो पहले तो दिमाग से ये बात हटा दीजिए कि आपके पास 10 महीने समय है, आपके पास 8 महीने समय है। इवन कि 8 महीने से कम अगर घर में कुछ काम हो गया, तबीयत खराब हो गया, हेल्थ इश्यूज हो गया, तो इससे भी कम हो जाएगा, 10 दिन 15 दिन इससे माइनस होगा। तो आप इस टाइम को लेके चलेंगे, ना कि 10 महीने को लेके चलेंगे। अपने को एक लिमिटेड टाइम पीरियड में कंसाइज करके रखना है। एक कहा जाता है, पार्किंसन लॉ है कि टाइम जितना बढ़ता है ना तो हम अपने काम को एक्सपैंड कर लेते हैं, और जब टाइम कम होता है तो उसी काम को हम कम टाइम में कर पाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप नहाने के लिए जाते हैं और मोबाइल में गाना बजा के छोड़ दीजिए तो आप आधे घंटे 1 घंटे नहा के निकलेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं जाना है, ऑफिस जाना है, इंटरव्यू में जाना है, या किसी जगह टाइम पे पहुंचना है, तो आप 10 मिनट में नहा के निकल सकते हैं, 5 मिनट में नहा के निकल सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर इंटेंट एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबल टाइम, कि उस कितना टाइम आपको मिला हुआ है और उस टाइम में आपको काम को खत्म करना है, ठीक है। तो जनवरी से अगस्त जो है वो 8 महीने का टाइम एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए है, अभी से बीपीएससी 78 के लिए, अगर इस नोटिफिकेशन के कंटेंट को माना जाए तो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्या सिर्फ मेंस की तैयारी करें, या प्रीलिम्स की तैयारी करें, या इंटरव्यू की तैयारी करें? आप बोलेंगे कि अरे प्रीलिम्स मेंस हुआ नहीं, इंटरव्यू की तैयारी करा रहे हो, इसकी भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत सारे लोग देखिए होंगे जो अभी 69 प्रीलिम्स जिन्होंने दिया होगा और उनका 69 प्रीलिम्स नहीं हुआ। कट ऑफ अप्रॉक्स 91-90 के आसपास था अगर जनरल कट ऑफ की बात करें तो प्रीलिम्स में बहुत लोग, किसी का 5 नंबर से, किसी का 10 नंबर से, किसी का 20 नंबर से, किसी का 30 नंबर से, इवन किसी का 50 नंबर से भी छूटा होगा, ठीक है। पेपर का नेचर चेंज हो रहा है, इसके बारे में बार बार बोलने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम अपने जितने भी वीडियोस हैं हमारे बीपीएससी बेसिक्स पे, तो उसमें इस बारे में बात कर चुके हैं। इवन कि एग्ज़ाम के पहले से बहुत अच्छे से इस पर डिस्कस किया था, और वही ओरिएंटेशन लेके हम लोगों ने वीडियो बनाया था, ठीक है। तो प्रीलिम्स जो है वो चेंज हो रहा है, प्रीलिम्स का नेचर चेंज हो रहा है। तो प्रीलिम्स अब वो विटामिन प्रोटीन रटने वाला नहीं रह गया कि कैल्सीफेरॉल, नियासिन, मियासिन आप रट लीजिए, विटामिन B12 का कितना कितना होता है और वो सबको रट लीजिए, शरीर में कितना हड्डी होता है और उससे आपका 30 क्वेश्चन साइंस का बन जाएगा, वो तो नहीं रहा अब, ठीक है। तो प्रीलिम्स हो रहा है चेंज। मेंस की अगर बात करें
तो अब यहाँ पहले प्रीलिम्स की थोड़ी और बात कर लेते हैं कि जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो अब उनको लगता है यार कि प्रीलिम्स नहीं हुआ, पहले प्रीलिम्स तो निकल जाए तब तो मेंस निकालेंगे, है ना, पहले प्री हो जाए फिर मेंस निकालेंगे। और जनरली देखिए होता क्या है, मार्केट की भी यही टेंडेंसी है। मार्केट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब कोचिंग इंस्टीट्यूशन तो कोई रहा नहीं, टीचिंग इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, सब चीटिंग इंस्टीट्यूशन है, नहीं तो टीचिंग शॉप्स है मैक्सिमम। ठीक है, पढ़ाने की दुकान है, पढ़ाने का इंस्टीट्यूशन तो कहीं पे रहा नहीं। क्यों? क्योंकि सबका मेन मोटो यही होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आएँ, एनरोल करें, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज ले लें, प्रीलिम्स का कंटेंट पीडीएफ खरीद लें जो कि कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। कॉपी पेस्ट करना बुरी बात नहीं है, हम हर चीज़ को रिसर्च नहीं कर सकते हैं और स्पेसिफिक कंटेंट स्टूडेंट को देना है तो कहीं ना कहीं से तो अल्टीमेटली सबको कॉपी पेस्ट ही करना है। जो पढ़ा रहे हैं बीपीएससी के लिए वो कोई पीएचडी तो है नहीं, है ना, वो अलग बात है कि लोग अपना कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब होता क्या है कि प्रीलिम्स की तैयारी अगर आप बीपीएससी के लिए देखें तो 2 लाख बच्चे अगर फॉर्म भरते हैं तो 2 लाख बच्चों में 1 लाख बच्चे तो मार्केट है ही ना। 1 लाख बच्चे मार्केट हैं, वो मार्केट क्रिएट करते हैं। तो उस मार्केट को टैप करने के लिए प्रीलिम्स को इस तरह से बनाया जाता है कि बच्चे इसमें फंसे। जबकि असली तैयारी क्या होती है? असली तैयारी होती है यहाँ मेंस की। अगर आपने मेंस नहीं तैयार किया है ना तो इसका कोई मतलब नहीं है। दिस इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम, इसमें आपको बैरियर क्रॉस करना है। मेन आपका जो कैलिबर है वो मेंस में चेक होगा। ठीक है, मेंस में गहराई होती है और प्रीलिम्स में क्या होता है? चौड़ाई होती है कि आप कितना दूर तक दौड़ सकते हैं, है ना, कितना कवर कर सकते हैं, कितना वास्ट कितना वास्ट डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। बट मेंस क्या होता है कि कितने गहराई में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दूरी दौड़ने की है ना, ये आप दौड़ सकते हैं। ठीक है, बशर्ते कि आपको पता हो कि दौड़ना कैसे है। लेकिन ये जो मेंस के लिए खुदाई करनी है उसमें आपको एनर्जी ज़्यादा लगेगा, एफर्ट ज़्यादा लगेगा, डेडिकेशन ज़्यादा लगेगा, डर भी ज़्यादा लगेगा। प्रीलिम्स के लिए क्या है? बुक खोलिए, बैठ कर पढ़ना शुरू कर दीजिए। जबकि मेंस के लिए क्या है? आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। और आंसर राइटिंग करने के लिए आप विश्वास कीजिए, जिन्होंने आंसर नहीं लिखा होगा आप अभी वीडियो को पॉज कीजिए और आप कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए जो आपको बहुत अच्छा लगता हो और उस पर आप लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको दिक्कत होगी लिखने में तो उसके लिए प्रैक्टिस लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लिख नहीं सकते, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस के पहले आपको पढ़ाई करना पड़ेगा और वो पढ़ाई बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि नॉलेज ओरिएंटेड होना चाहिए, भौकाली ओरिएंटेड होना चाहिए कि हमको ये भी पता है, हमको वो भी पता है। आपने बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू देखा होगा जो बोलते हैं कि बहुत लिमिटेड कंटेंट पढ़ के उन्होंने एग्जाम निकाला, टॉप किया है, टॉप 10 में रैंक लाया है, और ये हकीकत है। बट मार्केट आपसे ये बात छुपाती है ना। मार्केट में जो भी, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे ऐसे ऑफलाइन पढ़ाते हो, ये बात छुपाया जाता है क्योंकि अगर ये आसान रास्ता बता दिया जाए तो फिर तो भाई मार्केट चलेगा नहीं, फिर वो जो हज़ारों और करोड़ों का जो मार्केट है वो कैसे काम करेगा। तो इसलिए प्रीलिम्स में ट्रैप होने की ज़रूरत नहीं है। आपका 20 नंबर आया, आपका 30 नंबर आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो भी बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और जब आप मेंस की तैयारी करते हैं, जब हम कह रहे हैं कि मेंस की तैयारी करना आपको, तो इसका मतलब है कि प्रीलिम्स इसमें आपका ऑटोमेटिक हो रहा है तैयार, है ना। जब आप चंपारण मूवमेंट पढ़ते हैं मेंस में, या आप गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे मेंस में, या आप 1857 का रिवोल्ट पढ़ेंगे मेंस में, इसी का फैक्ट आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। मेंस में आपसे क्या पूछा जाता है? अगर आप मेंस के सवाल को एनालाइज करें तो मेंस में पूछा जाता है कि कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट, या सिग्निफिकेंस ऑफ 1857 रिवोल्ट, या रोल ऑफ बिहार इन 1857 रिवोल्ट। ठीक है, ये पूछा जाएगा। और प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा कि बिहार में 1857 के रिवोल्ट को किसने स्टार्ट किया था, किसने लीड किया था, बिहार का कौन कौन सा एरिया इससे प्रभावित रहा था। हो सकता है कोई स्पेसिफिक डेट पूछ दे, हो सकता है पीर अली के बारे में आपसे पूछ दे, हो सकता है कुंवर सिंह के बारे में आपसे पूछ दे। ये प्रीलिम्स में पूछा जाएगा और ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर होंगी। सो यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस फर्स्ट एंड देन जब टाइम बीतेगा तब प्रीलिम्स पे स्विच करना है। और इंटरव्यू की बात हम लोग थोड़ी देर में करेंगे। अगर आप सही तरीके से तैयारी करेंगे, है ना, और बीपीएससी 78 को टारगेट आपने किया है, तो एक आइडियल केस यही है कि मेंस के लिए आपको 5 से 5.5 महीना समय देना चाहिए और प्रीलिम्स के लिए 2.5 से 3 महीना समय देना चाहिए। इसको कोई 5 महीना कर ले, कोई 3 महीना कर ले। किन्हीं की तैयारी अगर 4.5 महीना में हो जाए तो इधर एक्सपैंड कर सकते हैं।
बट एक आइडियल केस है कि भाई 5:3 का हिसाब किताब होना चाहिए। आप 5 महीने मेंस में लग के मेंस को प्रिपेयर कीजिए और उसके बाद फिर आप 2.5 महीने 3 महीने डेडिकेटेड होकर प्रीलिम्स की पढ़ाई कीजिए। फैक्ट्स को याद कीजिए, डेटा को याद कीजिए, रटिए, जो एग्जाम में आया है पीवाईक्यू को बनाइए, एनालाइज कीजिए, अगल बगल के स्टेट पीसेस में जो सवाल आया है उसको कीजिए। वो काम यहाँ पे करना होता है प्रीलिम्स के लिए। इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, बट ये ओवरऑल स्ट्रेटजी है और इसमें ज़्यादा हम लोग मेंस की बात करेंगे कि अगले 5 साढ़े 5 महीने, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये जो 3 महीना है जनवरी से मई तक का, है ना, इस 5 महीने में हमें क्या करना है। उसके बाद मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है, ये 4 महीने हमारे पास प्रीलिम्स के लिए होंगे, जिसमें हम 3 महीना काउंट करेंगे, लास्ट का महीना काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 3 महीने फिर हम प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे और लास्ट का महीना जो है पूरा प्रैक्टिस में जाएगा। तो प्रीलिम्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, एकदम डेडिकेटेड वीडियो पिन पॉइंट करके, ठीक है। बट अभी जरूरी है कि आप मेंस को समझें और मेंस के लिए भी पहले इसको ओवरऑल समझना जरूरी है, ठीक है। मेंस प्रिपरेशन कैसे करेंगे। देखिए जनरली होता क्या है ना कि जब हम तैयारी की बात करते हैं तो बुक उठाते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। दैट इज ब्लाइंड रीडिंग। अंधा होके पढ़ना, बोलेंगे अंधा होके कैसे पढ़ सकते हैं। अंधा होके ऐसे पढ़ रहे हैं कि स्पेक्ट्रम उठाया, 700 पेज की किताब है, कवर टू कवर पढ़ने लगे। 10 दिन पढ़े, 11वां दिन तबीयत खराब, 12वां दिन छितर गए। बोले यार बहुत मोटा है, बहुत पढ़ना पड़ता है, इतना आसान थोड़े है एग्जाम निकालना, बहुत पढ़ना पड़ता है, दिमाग कंप्यूटर जैसा चलाना पड़ता है। दैट इज वेरी रॉन्ग वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, लीव सिविल सर्विसेज, है ना। तो ब्लाइंड रीडिंग नहीं करना है। तैयारी का मतलब कुछ और होता है, पढ़ने का मतलब कुछ और होता है। ये स्कूल का एग्जाम नहीं है, यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है। यू हैव टू प्रिपेयर। और प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? प्रिपरेशन का मतलब होता है स्ट्रैटेजी, है ना। जैसे अगर आपने वर्ल्ड कप का मैच अभी देखा होगा फाइनल वाला, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में आपको क्या डिफरेंस दिखा? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में जो डिफरेंस आपको दिखा ना, वही डिफरेंस है यहाँ पे। इंडिया वाज जस्ट ब्लाइंडली रीडिंग और ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजिक मूव कर रहा था। और मेरा तो मानना है कि अगर इंडिया ने 300 रन भी बनाया होता ना, तो उस दिन ऑस्ट्रेलिया ही मैच जीतता, बिकॉज दे वेयर स्ट्रैटेजिकली वेरी मच साउंड, वेरी मच स्मार्ट कंपेयर टू इंडिया, ठीक है। तो ब्लाइंड रीडिंग में नहीं जाना है, आपको पिच को पढ़ना है कि पिच कैसा है, पिछले मैच में पिच कैसा परफॉर्म किया था, अभी पिच पे घास दिख रही कि नहीं, कैसा खेलेगा, स्विंग करेगा कि नहीं, ड्यू आएगा कि नहीं आएगा, ड्यू का क्या इम्पैक्ट होगा। और तब टॉस होगा, तब आपको डिसाइड करना है कि बैटिंग करना है कि बॉलिंग करना है। ऐसा नहीं कि बस गए ग्राउंड पे डायरेक्ट वहाँ विकेट गाड़ दिए और खेलना शुरू कर दिए, नहीं, ये गलत तरीका है। आपको पहले ग्राउंड को, पिच को रीड करना होगा। ग्राउंड में जो ऑडियंस बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन ऑडियंस को भी रीड कर रहा था और बोल रहा था कि इनको अगर साइलेंट कर देंगे तो फिर वो हमारे फेवर में जाएगा, इतना मोटिवेशन मिलेगा हम लोग को, और इंडियंस जो है वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। और वो हुआ। सो यू हैव टू रीड द पिच एज वेल एज द ग्राउंड फर्स्ट, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक मूव होना चाहिए, ब्लाइंड रीडिंग नहीं। ऐसा नहीं कि ये वीडियो देखिए और उसके बाद किताब उठाइए, पढ़ना शुरू कि अब तो पढ़ के हल्ला मचा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, नहीं करना है। स्ट्रैटेजिक मूव होना चाहिए। और स्ट्रैटेजिक मूव का मतलब क्या होता है? आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपको जिस जगह जाना है, तो पहले आप रास्ता तो पता करेंगे ना कि किस एरिया पे जाना है, किस जगह जाना है, किस मोहल्ले में जाना है, ठीक है। तो वो काम करेगा आपका सिलेबस, आपको बताएगा कि भाई क्या क्वालिटीज़ चाहिए। अगर आपको कोई गाड़ी चलानी है तो इस गाड़ी को चलाने के लिए आपके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, आपका हाथ पैर सही होना चाहिए। तो उसी तरह से आप जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम वाले ने, बीपीएससी ने आपको क्या दिया है? एक सिलेबस दिया है। उस सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए, उसको बार बार पढ़िए, उसको डिकोड कीजिए, उसको समझिए कि क्या बोला है पढ़ने के लिए। थोड़ा खुद से सोचिए कि क्यों बोला है पढ़ने के लिए, क्यों बोलता है आर्ट एंड कल्चर पढ़ने के लिए, क्यों बिहार का हिस्ट्री पढ़ने बोलता है। बहुत लोग हिस्ट्री को बहुत उल्टे निगाह से देखते हैं, बोलते हैं कि अरे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना, साइंस पढ़ना चाहिए, आईआईटी करना चाहिए, एनआईटी करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। साइंस जरूरी है बट विदाउट हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो हमें अपने इतिहास के बारे में जब नहीं पता होगा, हमें पता ही नहीं होगा कि जीरो हमने आविष्कार किया, हमें पता ही नहीं होगा कि स्वदेशी मूवमेंट के समय कैसे जगदीश चंद्र बसु ने क्या क्या साइंटिफिक डेवलपमेंट्स किए।
तो फिर हम कैसे आगे इनोवेशन करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे? तो इसलिए आपको हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। जब आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपके राज्य में कहाँ पे इंडस्ट्री लग सकती है, कहाँ पे किस चीज़ की इंडस्ट्री लग सकती है। मिनरल्स जहाँ पे जो मिलेगा उसकी इंडस्ट्री लगेगी, तो कैसे लगेगा, ज्योग्राफी के बारे में आपको पता होना चाहिए। रिवर सिस्टम आपको पता होना चाहिए, तब पता चले। इंडस्ट्री बना दिए, बाढ़ आया, सब डूब गया। घर बना दिए, स्कूल बना दिए, बाढ़ आया, डूब गया। तो ज्योग्राफी पता होना चाहिए। तो साइंस का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब आप ज्योग्राफी जानते हैं। साइंस का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब आप हिस्ट्री जानते हैं। आपको मालूम ही नहीं है कि शेड्यूल 5 में क्या करना है, शेड्यूल 6 एरिया में क्या करना है। आप गए गए घुस गए वहाँ पे कि डेवलपमेंट करेंगे, पता चला ट्राइबल लोग आपको तीर भाला मार के भगा दिया वहाँ से। अंडमान निकोबार चले गए आप, वहाँ पे सेंटलीज आइलैंड पे, और वो लोग मार के भगा दिया आपको। तो आपको मालूम होना चाहिए हिस्ट्री कि भाई ट्राइबल्स जो है वो आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, वो अपना सेल्फ ऑटोनॉमी में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो पहले सिलेबस समझना है। सिलेबस के बाद एक फिल्टर आता है PYQ का। जो टॉपिक हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से क्या सवाल आया वो आपको PYQ में मिलेगा। और जब आप PYQ को देखेंगे तो PYQ से आपको समझ में आएगा कि आपको जाना कहाँ है। ये आपका GPS का काम करेगा, है ना, ये लैंडमार्क का काम करेगा। ठीक है, सिलेबस आपका GPS का काम कर रहा है, PYQ आपका लैंडमार्क का काम कर रहा है। मोबाइल में जब हम सेट करते हैं ना कहीं जाना है, तो जो सेट कर रहे हैं ना वो GPS जो है वो सिलेबस है। और लैंडमार्क की कहाँ से दाएं मुड़ना है और कहाँ से बाएं मुड़ना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे लाल बिल्डिंग है, वो PYQ बताता है आपको। कि सिलेबस में तो इतना चीज दिया हुआ है, अब आर्ट दिया हुआ है तो आर्ट से क्या पूछा, तो मौर्यन पूछता है, पाला पूछता है, पटना कलाम पेंटिंग पूछता है, मधुबनी पेंटिंग पूछता है। ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा PYQ से कि सिलेबस के किस पार्ट से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। मौर्यन से कितनी बार पूछा गया, पाला आर्ट से कितनी बार पूछा गया, मधुबनी पेंटिंग कितनी बार पूछा गया। तब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, तब आप प्रायोरिटाइज कर पाएंगे। ठीक है, कि कौन सा टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किसको अच्छे से तैयार करना है। तो पहले सिलेबस और PYQ, इसको मैं बोलता हूँ DP, है ना, मोबाइल वाला DP नहीं, व्हाट्सएप वाला DP नहीं, डेली पूजा। सिलेबस और PYQ चिपका दीजिए एकदम, इसका कॉपी निकालिए 3-4, बेड के नीचे रखिए, टेबल के ऊपर रखिए, दीवार पे चिपका दीजिए, बाथरूम में चिपका दीजिए, और सुबह सुबह उसको घोल के पी जाइए। तो पहला पॉइंट मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा कि स्ट्रैटेजिक मूव में पहला पॉइंट है सिलेबस एंड PYQ। SP को DP बना देना है। अगर आपको SP बनना है, DYSP बनना है, तो SP को आप DP बना लीजिए अपना। ठीक है, देन डिसाइड ऑन कंटेंट, नॉट ऑन बुक। बुक लिस्ट मत तैयार कीजिए भाई, पहले कंटेंट डिसाइड कीजिए। और ये कंटेंट कहाँ से डिसाइड होगा, सिलेबस और PYQ से। ये पढ़ना क्या है, कंटेंट जब आपने डिसाइड कर लिया ना, तब आप देखिए कि वो किस किताब में आपको मिलेगा, और तब उस किताब का सेलेक्टिव रीडिंग कीजिए। नहीं तो जो अभी हम लोग बात किए थे कि 700 पेज का स्पेक्ट्रम का बुक आता है हिस्ट्री का, जो लोग नहीं जानते हैं, तो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन से IPS राजीव अहीर सर की बुक आती है, जो UPSC BPSC और किसी भी एग्जाम के लिए हिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत बेहतरीन किताब है। ठीक है, बेसिकली वो पार्टीशन टू प्लासी शेखर बंदोपाध्याय की बुक है, उसका आप कह सकते हैं कि नोट्स बनाया गया UPSC के हिसाब से उस किताब में, स्पेक्ट्रम में। लेकिन ये 700 पेज कितने काम का है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, आप तो छितर जाएंगे 700 पेज पढ़ने, उसको रिवाइज करने और याद रखने में। आपको लगेगा कि इतना सारा याद रखना है, बट इतना सारा याद नहीं रखना होता है। और वो तय होगा सिलेबस PYQ, और जब आप कंटेंट डिसाइड कर लेंगे और तब जाएंगे बुक के पास, तब आपको पता चलेगा कि 700 पेज में आपको पढ़ना 500 पेज है, उसमें 300 पेज इंपॉर्टेंट है। और जब आप इसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे या रेडीमेड शॉर्ट नोट्स आपके पास होगा, तो 100 पेज में सब कुछ आ जाएगा। और उस 100 पेज से जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो 30-40 पेज में आपका अपना नोट्स तैयार हो जाएगा, है ना। और इसी 30-40 पेज को आपको बार बार रिवाइज करना होगा। तो देखिए 700 पेज का काम 30-40 पेज में आ गया। अगर आप इस रास्ते से जाते हैं और इस रास्ते से जाएंगे तो फिर 700 पेज कीजिए और हालचाल बताइएगा कमेंट में आके, है ना। तो कंटेंट आपने डिसाइड कर लिया सिलेबस और PYQ के बेसिस पे, उसके बाद आपने बुक डिसाइड किया। देन अब क्या है, RRRAW एंड शॉर्ट नोट्स। क्या है भाई RRRAW शॉर्ट नोट्स? तो आपको रीड करना है, उसके बाद रिवाइज करना है, देन अगेन फास्ट रिवीजन करना है, RRR 3R। ठीक है, एक बार बुक को पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आपको रास्ता सब कुछ मालूम चल चुका है। तो एक बार आप पढ़ेंगे, किताब को पढ़ लिया आपने, अब दोबारा उसको रिवाइज करेंगे तुरंत मतलब जब आपने पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ा, उसको तुरंत रिवाइज कीजिए। ठीक है, कंसोलिडेट हो गया, 2 चैप्टर हो गया, फिर तुरंत उसको रिवाइज कीजिए। 3 चैप्टर हो गया, फिर तुरंत तीनों को रिवाइज कीजिए। हर चैप्टर को पढ़िए, रिवाइज कीजिए, पीछे वाला पूरा रिवाइज कीजिए, तब आप आगे बढ़िए।
ठीक है। तो इस तरह से आपका रीडिंग रिवीजन रिवीजन है ना, तो मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा। जब ये हो जाएगा और आपने पीवाईक्यू देखा हुआ है, तब जाके आप आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, आप आंसर लिखेंगे, जो भी पीवाईक्यू आपने देखा उठाया आप उसका आंसर लिखेंगे। बहुत गंदा सा आंसर लिखेंगे, डरेंगे नहीं लेकिन लिखेंगे। जब ये आंसर आप लिखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपने पढ़ तो सब कुछ लिया है बट आप लिख नहीं पाते हैं। एक आप अच्छा इंट्रो नहीं लिख पाते हैं, आप बॉडी को ठीक से बना नहीं पाते हैं, कंक्लूजन आप ठीक से कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो जब आपको ये दिक्कत होगी ना, तो यहीं पे काम आएगा आपको बीपीएससी बेसिक्स में जो टॉपर्स के आंसर को एनालाइज किया गया है, एक पूरा प्लेलिस्ट है जो कि वो कंटिन्यू रहेगा, अपडेट होते रहेगा बार बार। उसमें 40-50 आंसर्स को आप देखिए कि कैसे लिखा गया है, अलग अलग तरीके से इंट्रो कैसे किया गया, कंक्लूजन कैसे किया गया, क्वेश्चन को तोड़ा कैसे गया, समझा कैसे गया। तब आपको आंसर राइटिंग समझ में आना शुरू होगा। आंसर राइटिंग पे आपका ग्रिप नहीं बनेगा, आपको समझ में आना शुरू होगा। ठीक है, और जब आपको आंसर राइटिंग समझ में आना शुरू हो गया, आपने ये काम कर लिया है, ठीक है, तो आंसर राइटिंग में आपको समझ में आएगा कि आंसर राइटिंग के लिए पूरे कंटेंट की जरूरत नहीं है। बहुत सारा चीज आपको पता है और बहुत सारा चीज आप अपने अंडरस्टैंडिंग से लिखते हैं। आंसर राइटिंग के लिए आपको सिग्निफिकेंट इवेंट, सिग्निफिकेंट डेटा, सिग्निफिकेंट कोट, सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन, सिग्निफिकेंट और भी कोई पर्सनालिटीज रिलेटेड कोई बात है तो वो चीज चाहिए। और तब जाके आप प्रिपेयर करेंगे शॉर्ट नोट्स, है ना। इस शॉर्ट नोट्स में क्या होगा, किताब को फोटोकॉपी नहीं करना है। ये जो फिल्टर हमने लगाया ना, रीडिंग रिवाइजिंग रिवाइजिंग, उसके बाद आंसर राइटिंग एंड देन शॉर्ट नोट्स, तो फिल्टर होके आपके पास वो मटेरियल आया जो आप बार बार पढ़ेंगे और वो आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। इसको मैं बोलता हूँ रस स्ट्रैटेजी। रीडिंग रिवाइजिंग वाला हो गया, आंसर राइटिंग हो गया एंड शॉर्ट नोट्स हो गया। रस निकाल देना, जैसे गन्ना से रस निकलता है। ठीक है, ये करने के बाद रेगुलर आंसर राइटिंग करना है, रिवीजन करना है, आंसर राइटिंग करना है। और जब कोई चीज़ भूलें तो वापस से आ जाना है यहाँ पे, उस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेना है, क्योंकि आपने उसको आपने अंडरलाइन कर दिया उसको। और अंडरलाइनिंग या हाईलाइटिंग पहले रीडिंग में नहीं करेंगे। अंडरलाइनिंग या हाईलाइटिंग जो है वो सेकेंड या थर्ड रीडिंग में जाके करेंगे, यानी थर्ड रिवीजन में करेंगे। तो आप अननेसेसरी चीज़ों को हाईलाइट नहीं करेंगे, है ना। तो ये बात हो जाएगी। इसके बाद आता है वैल्यू एडिशन का बात, है ना। तो ये जो शॉर्ट नोट्स है वो अपने आप में वैल्यू एडिशन है। ठीक है, यहाँ से आपने सब कुछ निकाल के डाला, लेकिन इसके बाद भी अब बाकी सबसे कंपटीशन में एज चाहिए, क्योंकि ये नंबर का गेम नहीं है, ये गेम है कंपटीशन का। तो वैल्यू एडिशन करना है। अब वैल्यू एडिशन होगा कैसे, तो वैल्यू एडिशन भाई ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हैं तो ऑफिसर लाइक वैल्यू एडिशन कीजिएगा। हर चीज़ खुद से सर्च नहीं करना, हर चीज़ खुद से नहीं करना है, हर चीज़ खुद से जाके निकाल के नहीं लाना है, लिखना नहीं है। इसमें बहुत टाइम जाएगा और आपको इफिशिएंट होना है, आपको टाइम सेव करना है। आप कलेक्टर बन जाएंगे, आप डिप्टी एसपी बनेंगे और कोई डिसीजन लेने में टाइम लगाएंगे या डिसीजन को इंप्लीमेंट करने में टाइम लगाएंगे, तब तो हो गया, जिला संभल गया। आपके पास वैसे ही मैन फोर्स कम होगा, रिसोर्स कम होगा, और कम रिसोर्स में आपको दंगा संभालना है, कम रिसोर्स में छठ पूजा संभालना है, कम रिसोर्स में आपको कोई भी रैली निकल रहा है उसको संभालना है। तो उसके लिए आपको ऑफिसर लाइक एटीट्यूड चाहिए, इसलिए आपको रेडीमेड कंटेंट यूज करना होगा, टॉपर्स के कॉपी को यूज करना होगा। किसी कोचिंग का मटेरियल में वैल्यू एडेड कोई चीज़ आया है तो उसको पढ़ना है सरसरी निगाह से और अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर देना है। इसलिए शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं तैयार करना है कि बाद में उसमें आप कुछ लिख नहीं पाए। A4 शीट में लिखिए, A4 शीट में एक साइड लिखिए, दूसरे साइड सादा छोड़ दीजिए, एक साइड लिखिए, दूसरे साइड सादा छोड़ दीजिए। ठीक है, ताकि बाद में कुछ ऐड करना हो तो पीछे साइड उसको ऐड कर सके। तो ऐसे करके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैल्यू एडिशन वाला काम। और ये सब ग्रेजुअली होगा। अगर आप सोचेंगे कि एक बार में हो जाएगा, एक महीने में हो जाएगा, नहीं भाई, ये आपके मेंस एग्जाम से एक दिन, 2 दिन, 10 दिन पहले तक चलता रहेगा। जब आप आंसर राइटिंग उस समय तक करते रहेंगे और नया नया चीज़ ऐड होते रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू एडिशन वाला बात आ गया। तो मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजिक मूव आप समझ चुके होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। सिलेबस, पीवाईक्यू, कंटेंट डिसाइड करें, देन बुक डिसाइड करें, पहले बुक ना डिसाइड करें। ठीक है, RRR, आंसर राइटिंग, शॉर्ट नोट्स, रस स्ट्रैटेजी, वैल्यू एडिशन, ऑफिसर लाइक। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि भाई हाफ एफर्ट वर्सेस फुल डेडिकेशन। देखिए, जिस एग्जाम की तैयारी आप करना चाह रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी करके आप ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, तो इस एग्जाम में आप उस एटीट्यूड से नहीं जा सकते हैं जहां बाकी काम में भी इंगेज्ड हैं। खासकर तब जब आप पहली बार के एस्पिरेंट हैं या आपने 69 दिया, आप 78 देने जा रहे हैं। आपको आपके दिमाग में इसके अलावा कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये आपका प्रायोरिटी होना चाहिए हर चीज़ के ऊपर। ठीक है,
कुछ लोग बोलते हैं प्लान बी होना चाहिए, बिहार एसएससी देना है, कुछ और करना है, जो भी करना है। देखिए, जो फर्स्ट टाइम के एस्पिरेंट हैं या सेकेंड टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, उनको तो प्लान बी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप सोच समझ के इस फील्ड में आए, तो इसको कम से कम 1 साल आप पूरा देंगे, ठीक है। तो इस जनवरी से लेके अगले जनवरी 2025 तक जब मेंस होगा आपका, आपको पूरा देना है, तभी ये एग्ज़ाम आपका निकलेगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। प्लान बी बिगिनर्स के लिए नहीं है। जो सीजन्ड एस्पिरेंट हैं, जो बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं या जो बार बार मेंस दे रहे हैं, उनकी तैयारी हो चुकी हुई है, उनका नोट्स पूरा प्रिपेयर है, उनको सब कुछ आता है, तो वो कुछ और भी कर सकते हैं और एग्जाम से 2 महीने पहले पढ़ते हैं और एग्जाम निकाल लेते हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने एग्जाम निकाला, 67th में रिजल्ट हुआ है, 66 में रिजल्ट हुआ है, वो डीएसपी रहते हुए प्रिपेयर कर रहे थे, यूपीएससी निकाला उन्होंने। और टाइम टू टाइम आफ्टर जनवरी से जब फुली डेडिकेटेड होकर इस चैनल को चलाया जाएगा, तो उस समय सबसे आपको गाइडेंस दिलाया जाएगा। जैसे बीपीएससी 67 में रैंक 32 हैं गौरव कुमार, डीएसपी हैं गौरव गुप्ता, ठीक है, तो उनसे आपको बात कराई जाएगी, लाइव सेशंस वगैरह कराया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 67 में सेलेक्टेड बहुत सारे मेरे को एस्पिरेंट्स रहे हैं, तो उनसे बात कराई जाएगी, वो अपना प्लान शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि स्ट्रेटजी क्या होती है, ठीक है। ऑल एक्टिविटी शुड बी टुवर्ड एग्जामिनेशन। आप कुछ भी करते हैं, और ऑल एक्टिविटी कहने का मतलब कि पढ़ाई तो करना है, लेकिन 8 घंटे से 10 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं। 10 घंटा तो यार बहुत ज़्यादा होता है, 8 घंटे डेडिकेटेड पढ़ाई करना है, 7 से 8 घंटे मैक्सिमम इनफ। इसके बाद आप फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, जो भी करना है कीजिए, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो सब आपका लेकिन इस एग्ज़ाम के तरफ ओरिएंटेड होना चाहिए। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि फिटनेस है, और फिटनेस रहेगा तो हम एग्ज़ाम अच्छा से दे पाएंगे। डीएसपी बनेंगे तो हमको फिटनेस चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपको स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ना है, कुछ जो भी आपको अच्छा लगे वो पढ़ना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ ना सिर्फ आपको आपके हेल्थ और आपके वेलबींग के लिए काम आएगा, एग्जाम के लिए भी काम आएगा, एस्से लिखने में काम आएगा, वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी आपके इंटरव्यू में, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये चीज़ कि एग्ज़ाम की तैयारी शुरू नहीं किए कि हल्ला कर दिए कि भाई अब तो डीएसपी बन के लौटेंगे। मत करना। कोई पूछे क्या करते हो, बोल देना कि भाई जूता पॉलिश करते हैं ट्रैफिक पे बैठ के, लेकिन मत बताना कि तैयारी कर रहे हैं। अननेसेसरी प्रेशर बिल्डअप होगा हर तरफ से, ठीक है, अननेसेसरी प्रेशर बिल्डअप होगा। डोंट डिस्क्लोज दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं आपको। मतलब अपने मम्मी पापा को स्ट्रिक्टली, अपने घर वालों को, फैमिली वालों को स्ट्रिक्टली बोल दो, ठीक है। घर से जो पैसा देते हैं बस उनको पता होना चाहिए कि क्या कर रहा है, उसके अलावा आपके बगल वाले को नहीं पता होना चाहिए कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। फूआ, मौसा, बुआ, दादा, दादी, नाना, नानी, भाई जो आपको हेल्प कर रहा है उनको पता होना चाहिए, उसके अलावा किसी को नहीं। इवन कि फैमिली मेंबर में जो जिसको नहीं मतलब है, नहीं पता होना चाहिए। डोंट शो ऑफ। ये क्या करेगा, आपको इधर उधर के परेशानी से बचाएगा। देखिए ना, आप जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे ना, हालांकि बीपीएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, तो अमेरिका जो आज इतना सुपर पावर बना हुआ है ना, उसका रीज़न ये है कि वो 100 साल तक आइसोलेटेड रहा। 1776 में ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन होता है। उसके बाद अमेरिका जो है वर्ल्ड वॉर 1 तक एकदम आइसोलेटेड रहता है, और इस आइसोलेशन वो अपने आप को डेवलप करता है। नो शो ऑफ। आज के डेट में आप चाइना को देख लीजिए ना, आज से 10 साल पहले आप चाइना के बारे में सुन भी नहीं पाते थे। 5 साल पहले तक चाइना सुपर पावर बनेगा ऐसा कोई बात नहीं था, लेकिन पिछले 5-7 साल से ये चल रहा है। कैसे चल रहा है भाई? तो चाइना पिछले 20-25, और आज़ाद कब हुआ है? इंडिया के साथ ही आज़ाद हुआ है, ठीक है, डीकोलोनाइज हुआ है इंडिया के साथ, तो इसका भी एज लगभग 70 साल है, और हालत इंडिया के जैसे ही थी, इंडिया से ज़्यादा खराब थी। लेकिन वो आइसोलेटेड रहा, शो ऑफ नहीं किया, और अपने आप को ग्रो कराया, और इसलिए चाइना आज अमेरिका से आंख में आंख डाल के बात कर पाता है। सो प्लीज़ डोंट शो ऑफ। किसी को नहीं बताना है तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को बताओ कि तैयारी कर रहे हैं, बस। किसी और को नहीं बताना है, किसी भी स्टेज पे नहीं। ऐसा नहीं कि प्री हो गया तो अब बता देते हैं क्योंकि पढ़ाई तो हो गया, नहीं ब्रो। मेंस हो गया बता देते हैं क्योंकि अब तो बस इंटरव्यू में जाएंगे और ऑफिसर बन जाएंगे, नहीं बताना है। इंटरव्यू दे के आए और हल्ला कर रहे हैं कि मेरा हो गया, नहीं बताना है। क्योंकि इंटरव्यू में जितने लोग जाते हैं सबका सिलेक्शन नहीं होता, 2.5 गुना लिया जाता है, तो फिर यहाँ से वापस लौट के आना भी पड़ता है और दोबारा एग्जाम में रीअपियर होना पड़ता है। दिस इज़ हार्ड रियलिटी। और अगर आप सबको बताए रहेंगे, शो ऑफ किए रहेंगे ना, तो जब आप फेल होंगे किसी भी स्टेज पे, वो प्रेशर जब आपको चारों तरफ से दबाएगा,
तब आपको रियलाइज होगा जो मैं अभी आपको कहना चाह रहा हूं। तो जब तक फाइनल रिजल्ट ना हो जाए किसी को नहीं बताना है, अपना बच्चा समझ के तैयारी करना है कि ये तैयारी जो है आपका बच्चा है, इसको नजर नहीं लगना चाहिए किसी का। ठीक है, अब देखिए ये सारा चीज जब आप फॉलो करेंगे ना, तो आपको हर 10 दिन 20 दिन 50 दिन मतलब 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेटबैक्स लगेगा, आप टारगेट सेट कीजिएगा कि इतना नोट्स बनाना था नहीं हो पाया, इतना टॉपिक कवर करना था नहीं हो पाया, रीड 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 रिवाइज रिवाइज रिवाइज, आंसर राइटिंग नहीं हो पा रहा है। 100% कोई भी काम नहीं होता है, और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 55% 50% नंबर चाहिए। ठीक है, तो 100% कहीं पे नहीं होगा। अपने तरफ से एफर्ट 100% देना है, रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म किए जाओ, फल की चिंता नहीं करो। जो सेटबैक्स होते हैं ना वो फेलियर नहीं है, दे आर लर्निंग, दे आर एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस को यूज करना है। ठीक है, कि अच्छा हम टारगेट बनाए लेकिन हम अचीव नहीं कर पाए, तो अब अगली बार टारगेट बनाएंगे तो उसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम देंगे। 2 घंटे का टारगेट, हाइपर रियलिस्टिक टारगेट नहीं बनाएंगे, थोड़ा हाइपर आइडियलिस्टिक टारगेट नहीं बनाएंगे, थोड़ा रियल टारगेट बनाएंगे, 4 घंटा का समय देंगे। और 5.5 महीना एनफ होता है बीपीएससी के मेंस की तैयारी के लिए, अगर आप ढंग से करें तो, क्योंकि सिलेबस इसका कंसाइज है और वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन भी बहुत लिमिटेड है। ठीक है, और जब शो ऑफ आप नहीं कर रहे हैं ना, तो इतना ही इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो है पीयर ग्रुप। अपना पीयर ग्रुप भाई सोच समझ के सेलेक्ट करना, अगर भाई बहन कोई भी, क्योंकि पीयर ग्रुप अगर आपका खराब हुआ ना, जैसे बोलते हैं ना टोकरी में एक आम बाकी सारे को सड़ा देता है, अगर ये सड़ा हुआ है तो। ठीक, और देखिए बीपीएससी की तैयारी करेंगे या किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, तैयारी सब करते हैं, तैयारी सूडो तैयारी बहुत लोग करते हैं, ओरिजिनल तैयारी बहुत कम लोग करते हैं। तो अगर आप अपने आसपास सड़ा हुआ आम या सड़ा हुआ एप्पल रखेंगे, तो आप चाहे अपना बॉडी स्टील का बना लें, एक ना एक टाइम पे आप पे भी जंग लगेगा, आपका समय बर्बाद होगा। ठीक है, तो पीयर ग्रुप बहुत सोच समझ के, सेम टेम्परामेंट वाला, सेम लेवल ऑफ इंटेलेक्ट वाला, जिससे आप डिस्कस कर सकें, बातों को पढ़ सकें, आपको चूज करना होगा। इसमें इमोशनल नहीं होना कि मेरा दोस्त है तो इसको कैसे छोड़ दें। दोस्त के लिए जब डीएसपी बन जाइएगा तो कुछ व्यवस्था कर दीजिएगा, एसडीएम बन जाइएगा कुछ व्यवस्था कर दीजिएगा। अभी दोस्त को अकेले छोड़ दीजिए और आप अकेले हो जाइए। ठीक है, पांडव भी जब जंगल गए थे दोस्त को छोड़ के गए थे, राम जी गए थे तो वो भी अपना अयोध्या का दोस्त को छोड़ के गए थे, कि भाई अयोध्या छोड़ के निकले, गए, तैयारी किए 14 साल और भगवान बनने वाला एग्जाम पास कर गया और भगवान बन के लौटे। पांडव लोग भी गया, 13 साल 14 साल जंगल में रहा, ठीक है, और महारथी बनने वाला एग्जाम पास करके आया, वापस आके हस्तिनापुर ले लेता है। फिर अपना दोस्त का हेल्प कीजिए, पहले आप अपना हेल्प कीजिए। अगेन आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। ठीक है, मिसगाइडेड मिसाइल वर्सेस गाइडेड मिसाइल। देखिए, मिसाइल बन गए, मिसाइल में क्या होता है, पावर होता है, एनर्जी होता है, उसमें आग होता है, लेकिन इस आग को सही डायरेक्शन में देना बहुत जरूरी है। अगर गलत डायरेक्शन में दे दिए तो खुद ही का घर जला लेंगे, या कहीं जाके जाना कहीं था, लैंड कहीं करेंगे और बोलेंगे कि यार मेहनत तो बहुत किए, रिजल्ट नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ बिकॉज यू वॉज मिसगाइडेड। आपको गाइडेड होना पड़ेगा, आपको गाइडेंस चाहिए। अर्जुन में और कर्ण में यही अंतर था, अर्जुन में और दुर्योधन में यही अंतर था। अगर आप महाभारत आपने देखा हो तो अर्जुन को गाइडेंस मिला हमेशा, द्रोणाचार्य का, कृष्ण का, अपने बड़े भाई का, युधिष्ठिर का, जो जिनको धर्मराज बोला जाता था। लेकिन कर्ण, ना उनके पेरेंट्स के तरफ से उनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिला, ना उनके द्रोणाचार्य तो उन्हें पढ़ा ही नहीं रहे थे, और जो उनके गुरु थे परशुराम, तो उन्होंने पढ़ाया लिखाया सब कुछ, लेकिन आखिरी में श्राप ही दे दिया। तो गाइडेंस कहीं से मिल नहीं रहा था, तो सेल्फ गाइडेड ये चल रहे थे। अब उसमें इनका संगति पीयर ग्रुप जो बन गया वो दुर्योधन का बन गया, दुशासन का बन गया। ठीक है, तो देखिए सड़ा हुआ आम सबको सड़ा दिया। तो इतना महारथी होते हुए भी कर्ण का वध होता है और जीतता अर्जुन है। सो बी अर्जुन, डोंट बी कर्ण, डोंट बी दुर्योधन। ठीक है, कर्ण का जो अच्छा क्वालिटीज है उसको लेना है, दुर्योधन का अच्छा क्वालिटीज है उसको लेना है, अर्जुन का जो अच्छा क्वालिटीज है उसको लेना है, अभिमन्यु का जो अच्छा क्वालिटी उसको लेना है, और गाइडेड मिसाइल बनना है। ठीक है, खुद को गाइडेड रखना है। 5.5 महीना है, अभी हमने तोड़ा 8 महीने को 5.5 महीने में, 5.5 महीनों को फिर अलग अलग आप महीने में तोड़िए कि किस महीने में क्या सब्जेक्ट कवर करना है, 2 सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है, फिर उसको वीकली तोड़ लीजिए,
है ना। फिर एक ये रूटीन बनाना भी आपको हम बताएंगे कि कैसे रूटीन बनाना है, ताकि उसमें ये ना हो कि एकदम 7 दिन का आप रूटीन बना लीजिए, फिर कुछ छूट गया तो छूट ही गया, नहीं, बफर टाइम लेके चलना है। फिर आपको डेली टारगेट बनाना है, आवरली टारगेट बनाना है कि भाई 40 मिनट बैठे हैं तो इसको खत्म करना ही नहीं कि 40 मिनट के लिए बैठे 1 घंटा के लिए और फिर यूट्यूब चलाने लगे, कुछ चलाने लगे और अपना टाइम बर्बाद कर दिए। गाइडेड मिसाइल रहना है। लोग बोलते हैं बहुत पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर जैसा दिमाग चाहिए। पीएचडी नहीं करना, ये पीएचडी का एग्जाम नहीं है। पीएचडी का एग्जाम होता तो डायरेक्ट जो लोग पीएचडी करते हैं उन्हीं लोग को भर्ती कर लेता ना भाई, अलग से एग्जाम क्यों लेता है ना। बहुत बार आपको लगता होगा कि अरे यार इसका कैसे सिलेक्शन हो गया, देख के तो लग नहीं रहा कहीं से कि ऑफिसर बनता, आता कुछ नहीं है। बहुत बार सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के आसपास के दोस्तों से मिलिएगा तो वो बोलेंगे अरे पढ़ता नहीं था यार, पता नहीं कैसे सिलेक्शन हो गया यार, क्योंकि उसको क्लियर था कि पीएचडी नहीं करना है। और ये पीएचडी कौन करवाता है? बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, नाम लेने की जरूरत नहीं है भाई, एक से एक है। टोपी लगा के, गमछा बांध के, मुरेठा बांध के आते हैं, है ना। आंसर की तक गलत निकालता है, पढ़ाना तो बात आप छोड़ दीजिए, आंसर की गलत निकालता है। 40-40 नंबर का वेरिएशन होता है। इस बार 69 बीपीएससी प्रीलिम्स में जिसके 95 मार्क्स आ रहे हैं, उसको एक कोचिंग के आंसर की से जो है ना वो 60 नंबर आ रहा था। 35 मार्क्स का वेरिएशन है। तो ऐसा तो टीचर लोग है भाई, अब वो आपको क्या पढ़ाएंगे आप ही समझ लीजिए, ठीक है। तो पीएचडी नहीं करना है, मिसगाइडेड नहीं होना है। जो ऊपर आपको बताया एसपी, और इसको बना लीजिए डीपी, डेली पूजा कीजिए, ठीक है। यहीं से सब कुछ निकलेगा, यहीं से अंकुरित होगा आपके बीपीएससी और यूपीएससी क्वालिफाई करने का सपना, यहीं से अंकुरित होगा आपका तैयारी। एसपी, सिलेबस एंड पीवाईक्यू, बाकी सब तो फिर आसपास की चीज़ें हैं, लेकिन सिलेबस पीवाईक्यू पे आपने कमांड कर लिया तो पढ़ना, घंटा कितना घंटा पढ़ना, नहीं पढ़ना, वो सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सूर्य है, इसी के किरण से आपको रोशन होना है, रैशनल रहना है। अब वो टीचर का फैनबाजी नहीं करना है यार, और ब्रांड नहीं देखना है कि ठेला वाला है कि दुकान वाला है कि कौन वाला है, ये है वो है, दिस है दैट है। ब्रांड पे मत जाइए। आपको टीचर अच्छा लगा, टू द पॉइंट पढ़ा रहा है, आपको समझा रहा है, पीवाईक्यू आपसे करवा ले रहा है, सिलेबस आपको बता रहा है, तो ठीक है। टीचर का फैन नहीं बनना, आपसे पैसा लिया तब पढ़ा रहा है, कोई भी पैसा ले रहा है आपसे तब आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। तो फैनबाजी नहीं करना, एग्जाम निकाल लीजिए, उसके बाद फैन बनते रहिएगा, ठीक है। तो मिसगाइडेड नहीं होना है, रैशनल रहना है। रैशनल रह के कंटेंट को हमेशा देखिए, न ब्रांड को देखिए, न टीचर को देखिए, ठीक है। ये आईएएस, वो आईएएस, फलना आईएएस, ढेमका आईएएस, उसका आईएएस का हम नोट्स पढ़ रहा है, अरे भाई मत पढ़ो भाई, कंटेंट देखो ना। बीपीएससी तुमको दे दिया है पीवाईक्यू और सिलेबस दोनों, इसी को तुम पहले करो ना, समझो ना इसको, इसके बाद तुमको कंटेंट समझ में आ जाएगा, और उसका तुमको पढ़ना कैसे, उसके लिए बहुत सारा आपको गाइडेंस मिल जाएगा अगर आप सच में सीरियस हैं तो। अभी इसी में देखिए ना, ये वीडियो भी मतलब जिन्होंने देखना शुरू किया होगा तो आधे लोग तो बीच में छोड़ के निकल लिए होंगे, कह रहे यार ये तो बड़ा हार्ड एंड रफ बात कर रहा है, बट दिस इज द ट्रुथ। ट्रुथ तो ट्रुथ है भाई, कड़वा लगे तो लगे, है ना। तो ब्रांडिंग, टीचर, कोचिंग, मिसगाइडेंस, इसमें नहीं जाना है। जिधर भी गए रैशनल रहिए, कंटेंट देखिए, कोचिंग में घुसिए, कंटेंट लीजिए, बाहर निकलिए, अपना तैयारी कीजिए। टीचर के पास जाइए, कंटेंट लीजिए, बाहर निकलिए, कोई लफाजी नहीं, कोई इधर उधर का बात नहीं। बी गाइडेड, बी फुल्ली डेडिकेटेड एंड हैव अ स्ट्रैटेजिक मूव। स्ट्रैटेजिक मूव, फुल्ली डेडिकेशन एंड गाइडेड मिसाइल। ब्लाइंड रीडिंग, हाफ एफर्ट, मिसगाइडेड मिसाइल, कहानी खत्म हो जाएगा। 5 साल तैयारी कीजिएगा, अफसोस होगा। मेनी पीपल आर डूइंग दैट, अफसोस, ठीक है। अब थोड़ा सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात कर लेते हैं कि जीएस का प्रिपरेशन कैसे करना। बीपीएससी में देखिए पेपर होता है जीएस 1, एक होता है जीएस 2, एक पेपर होता है एसे, और एक होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल अब क्वालिफाइंग हो गया है तो उसका अलग से बात करेंगे, बट अब आते हैं पहले जीएस 1 पे। अगेन एसपी सबसे पहला काम। दूसरा काम, कंटेंट का लिस्ट बनाइए एक पेज पे कि क्या पूछा गया है ना। नहीं तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, क्वेश्चन का कंपाइलेशन जहां से मिल जाता है आपको, और ये कंपाइलेशन बहुत जगह मिल जाएगा। और उसके बाद आप बुक लिस्ट तैयार कीजिए कि क्या पढ़ना है, ठीक है। अगर आप अपने हिसाब से बुक लिस्ट तैयार कर पाते हैं तो ठीक बात है, नहीं तो देखिए मेरे हिसाब से हिस्ट्री पढ़ने के लिए, ताकि, और देखिए ये जब आप पढ़ेंगे ना तो जब प्रीलिम्स मेंस आपका दोनों तैयार हो रहा है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे आप। बहुत सारा मेंस का क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा बस इतना ही पढ़ना है तो बाकी पढ़ने का जरूरत नहीं है, बट एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको चीज़ों को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। चंपारण का खाली 20 लाइन रट लीजिएगा और चंपारण पे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ दिया तो नहीं कर पाइएगा, अगर उसका बैकग्राउंड ठीक से नहीं समझ में होगा तो
तो इसलिए हिस्ट्री के लिए मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री का थीम्स वाला बुक आता है एनसीईआरटी का, उसमें से वर्ल्ड हिस्ट्री का छोड़ के बाकी 2 किताब पढ़ लीजिए, 100 पेज का है, खत्म हो जाएगा। कहानी की तरह, नोवेल की तरह पढ़ लेना है, वो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराएगा। उसके बाद ही फिर आप जाइए स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़िए, है ना, स्पेक्ट्रम का किताब पढ़िए। और इसके पहले आप सिलेबस और पीवाईक्यू कर चुके हैं तो ये 700 पन्ना का हिसाब किताब फिल्टर करके आपको हम समझा चुके हैं कि क्या है, ठीक है। और ग्रेजुअली फिर जनवरी के बाद ये सब वीडियो आपको बीपीएससी बेसिक्स पे मिलेगा, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो। पॉलिटी का तो इनफैक्ट 3-4 वीडियो अभी डला हुआ है एनसीईआरटी का, ठीक है। साइंस का तो पूरा एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट 10 तक का बना हुआ है, मिक्स करके बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। आपका साइंस का 10 तक का एनसीईआरटी से कोई सवाल अगर बीपीएससी के प्रीलिम्स में आता है तो छूटेगा नहीं वहाँ से। वन लाइनर आपको रटने का जरूरत नहीं, इतना प्यार से समझाया गया कि चाहे आप हिंदी मीडियम के हों, चाहे आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के हों, आपको समझ में आके ही रहेगा, नहीं तो आप फीडबैक में बताइएगा, ठीक है। तो थीम्स वाला बुक है 2, एक वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ दीजिए, बाकी 2 किताब, एंड देन आपको मूव करना है स्पेक्ट्रम पे, उसका सेलेक्टिव रीडिंग करना है। बिहार स्पेसिफिक के लिए सेलेक्टिव कंटेंट पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारा हद तक तो आपको स्पेक्ट्रम से ही समझ में आ जाएगा, बाकी आपको सेलेक्टिव कंटेंट का रीडिंग करना है, ठीक है। तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक एक ले लीजिए, उसको सेलेक्टिवली पढ़िए, टॉपर्स के आंसर को डाउनलोड कीजिए और कुछ चीज़ों को गूगल से सर्च कीजिए जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या जो आपको लग रहा है कि कहाँ से इसको कवर किया जाए, ठीक है। चलिए जस्ट अ सेकेंड। और पीवाईक्यू तो आप अपने दीवार पे आपको लगा ही देना है, पीवाईक्यू को तो छोड़ना नहीं है भाई, ठीक है। पीवाईक्यू एंड सिलेबस डेली सुबह उठेंगे, सिलेबस एंड पीवाईक्यू इसका डीपी बनाएंगे, डेली पूजा करेंगे। जो आपको पढ़ना है सिलेबस में देखेंगे, हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक बात है, हिस्ट्री पढ़ेंगे। अब हिस्ट्री में आप देखिए कि क्या क्या सवाल आया हुआ, डेली करना है, रोज रोज। आपको आधा घंटा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। 4 घंटा का पढ़ने का प्लान था, आधा घंटा इधर जाएगा, 3.5 घंटा पढ़िए। आप 10 दिन करके देखिए, यू विल गेट टू नो कि ये कितना फ्रूटफुल एक्सरसाइज है और 1 महीने में आपका लेवल कितना इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो GS1 में हिस्ट्री का सेक्शन हो गया, बस इतना ही पढ़ना है और इसको कर लेना है। करंट आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। न्यूज़पेपर से आपका सब कुछ, ठीक है, मतलब आप इसमें पॉलिटी आपका कवर हो जाएगा, आपका इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सब कुछ यहाँ से कवर होगा, प्रीलिम्स मेंस सब कवर होगा, बशर्ते कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आना चाहिए। और उसके लिए भी वीडियो बना दिया गया है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, क्या फ़र्क पड़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है वो आपको समझ में आना जरूरी है और उसका वीडियो डाला गया है, ठीक है। उसके अलावा न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो कि है तो न्यूज़पेपर में करंट का पार्ट, लेकिन वो रिकरेंट है ना, वो बार बार आता है, वो 3-4 साल के लिए रेलिवेंट रहेगा, 5 साल के लिए रेलिवेंट रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, ठीक है, अभी डीप फेक का मामला चल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इसका आपको पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 10-10, 15 मिनट का, 20-20 मिनट का वीडियो है, उसको आप देख डालिए, ठीक है। आपका बहुत सारा चीज कवर हो जाएगा। कोई अननेसेसरी बतौलेबाजी नहीं है कि 1 घंटा झूठ मूठ का न्यूज़पेपर डिस्कस करो और अपना व्यू टाइम बढ़ाओ और उससे पैसा कमाओ, नहीं। जहां 20 मिनट में डिस्कस करना है तो 18 मिनट में डिस्कस करके खत्म किया गया, 15 मिनट का डिस्कशन किया गया कि बस जितना कंटेंट जरूरी है वो होना चाहिए, एग्जाम के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से नहीं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर जरूरी है, कैसे पढ़ना है वो आप देख लीजिएगा उधर से। कहाँ से? बीपीएससी बेसिक्स के चैनल पे आप जाएंगे तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है वो बताया गया, 2-3 वीडियो बना के, और बाकी न्यूज़पेपर का एनालिसिस है, वहाँ पे वीडियोस को आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि जो आर्टिकल आता है तो उसको पढ़ना कैसे है। इसके बाद आपको मंथली मैगजीन पढ़ना है, सेलेक्टिव होकर फिल्टर करना है इसको, और फिल्टर कहाँ से आएगा? सिलेबस एंड पीवाईक्यू, ठीक है। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा एलोबोरेट करके दिया नहीं गया है, तो पीवाईक्यू जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्वाड जैसा कोई चीज़ आ गया, क्वाड अगर आ गया तो ये पढ़ना है, सार्क अगर आ गया तो ये पढ़ना है, इंडिया श्रीलंका रिलेशन है पढ़ना है, इंडिया चाइना रिलेशन है पढ़ना है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन है पढ़ना है, इंडिया यूएसए रिलेशन है पढ़ना है, फ़लस्तीन इजराइल वॉर चल रहा है पढ़ना है क्योंकि इंडिया का भी यहाँ पे इंटरेस्ट है, ठीक है। रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है पढ़ना है क्योंकि इंडिया का भी यहाँ पे इंटरेस्ट है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ इंडिया का इंटरेस्ट है वो सब कुछ पढ़ना है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। तो जनरली लोग बोलते हैं कि आईआर से सवाल आता है, आप उस भुलावे में नहीं रहेंगे कि सिर्फ आईआर से आता है। आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, पीवाईक्यू के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, जो आपको जरूरी लगेगा उसके हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ से आपका बहुत सारा चीज़ कवर होगा। जब आपका स्टैटिक कवर हो जाएगा ना,
तो न्यूज़पेपर आपको बहुत अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा, चाहे वो पॉलिटी हो चाहे वो इकोनॉमी हो, ठीक है। स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई कैसे मॉनेटरी पॉलिसी तय करता है, आरबीआई का स्टांस क्या होता है, टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी, डियरर मॉनेटरी पॉलिसी, चीपर मॉनेटरी पॉलिसी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, निकी इंडेक्स होता है, सेंसेक्स कैसे ऊपर जाता है नीचे आता है, सब कुछ आपको वहां से समझ में आएगा। एग्रीकल्चर का प्राइसिंग कैसे होता है, सीएसीपी क्या है, एमएसपी क्या है, ये सब आपको वहां से समझ में आ जाएगा। अगर आपने स्टैटिक एक बार पढ़ लिया, ये रोज रोज आपका रिवाइज होगा। तो न्यूज़पेपर इतना कारगर है अगर आप कारगर तरीके से उसका यूज़ करते हैं। और जब आप इंटरव्यू देंगे जो कि 120 मार्क्स का होता है, वहाँ ये नॉलेज आपका रिफ्लेक्ट करेगा और मार्क्स डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है। आपका पर्सनैलिटी अलग से चमकेगा सूरज के जैसा। सूरज आपका पड़ोसी नहीं, सूरज जो पूरब में उगता है वो, ठीक है। और मंथली मैगजीन का सिलेक्टिव जो मैंने बताया कि पीवाईक्यू के हिसाब से करना है। इसके अलावा तीसरा पार्ट होता है स्टैटिस्टिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 72 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसमें 72/72 भी आते हैं कैंडिडेट्स के, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पीवाईक्यू एनालाइज करना है आपको। देखिए, पाई चार्ट से सवाल आता है, बार ग्राफ से सवाल आता है, और नहीं तो लाइन ग्राफ से सवाल आता है। इसके अलावा और भी एक दो तरह से सवाल आता है, टेबल दे दिया जाता है। यही वेरिएशन होता है सवाल का, अनलेस अनटिल कि अभी 69th में आपको देखना होगा कि मेंस में क्या सवाल आता है, उसके हिसाब से भी तैयारी करनी है। तो पीवाईक्यू करना है आपको। अब देखिए, इसमें क्या है, बेसिक मैथ्स का फॉर्मूला वगैरह आपको आना चाहिए। जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो अभी से अपना आदत बना ले कि संडे संडे अपना स्टैट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जब दिक्कत हो रही है तो देखेंगे क्या दिक्कत है, तो बेसिक मैथ का फॉर्मूला थोड़ा बहुत सीखेंगे और उसके बाद सवाल को बनाएंगे। लेकिन स्टार्ट पीवाईक्यू से ही करेंगे, ये नहीं कि आर एस शर्मा, आर डी शर्मा का बुक लेके बैठ गए, नहीं भाई। स्टार्ट आप पीवाईक्यू से कीजिए, देखिए, एनालाइज कीजिए, सवाल बने चाहे नहीं बने, आप समझिए कि सवाल क्या पूछा है, क्यों पूछा है, क्या इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए था, क्या हमको आना चाहिए था, और तब आप जाके किताब पढ़िए। अदरवाइज आर डी शर्मा पढ़िएगा, पता चला कि फिर आप आर डी शर्मा पढ़ के आईआईटी का तैयारी करने लग गए, वो काम नहीं करना है। और जो मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है तो उनके लिए तो ये पोस्ट प्रीलिम्स बहुत आसान काम है, आसानी से कर सकते हैं। अगर इच्छुक हैं तो अभी से भी कर सकते हैं, बट मैथ्स आपको आता है, बहुत बेसिक सिंपल होता है, तो इसलिए ये प्रीलिम्स देने के बाद भी आप स्टैट्स का काम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 300 नंबर के पेपर में 72 नंबर का ये सवाल आता है, और 72/72 इसमें आ सकता है। और जो लोग जानते होंगे मेंस के मार्क्स को एनालाइज किया होगा जिन्होंने, तो उन्हें पता होगा कि 170 से लेके 200 तक मार्क्स आते हैं, ठीक है, जीएस पेपर 1 में। मतलब 170 ये हाईएस्ट टॉपर्स का मार्क हम बता रहे हैं, ऐसे तो 120 भी आएगा। तो एक ये देख लीजिए कि अगर 170 भी आ रहा है तो उसमें 72 नंबर यहीं से आपको आ गया स्टैट से। 200 आ रहा है तो आपको 130 बाकी लाना है, और 72 नंबर आपका आ गया स्टैट से। तो स्टैट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 मेन पार्ट था जिसको कि कैसे करना है वो हमने देखा। इसके बाद अब देखते हैं GS2 का। अगेन वही सिलेबस, पीवाईक्यू, कंटेंट का लिस्ट बनाइए, देन बुक लिस्ट बनाइए। मेरे हिसाब से बुक लिस्ट क्या होना चाहिए पॉलिटी के लिए, एनसीईआरटी पढ़िए, देन गो टू लक्ष्मीकांत। डायरेक्टली नहीं जंप करना है लक्ष्मीकांत पे। एनसीईआरटी पढ़िए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिकल थ्योरी का एक बुक है, ठीक है, पतला पतला दोनों किताब है, वो दोनों खत्म हो जाएगा और सारा कुछ आपका पॉलिटी का यहाँ से स्टैटिक कवर होगा। ये प्रीलिम्स में भी काम आएगा और मेंस में तो आएगा ही आएगा। इसके बाद आपको लक्ष्मीकांत पे जाना है। ये बुक आपको समझ में आ गया तो फिर आपको मतलब इवन कि लक्ष्मीकांत भी बहुत सेलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा और बहुत फैक्चुअल चीज़ों को निकाल के इसमें से अपने नोट्स में डालना होगा। बाकी जो न्यूज़पेपर है वो आपको ये एनसीईआरटी समझा देगा। एनसीईआरटी समझ में आ गया तो न्यूज़पेपर समझना आ जाएगा, और न्यूज़पेपर समझ में आएगा तो ये एनसीईआरटी वाला और अच्छे से समझ में आएगा। तो पूरा इन टैंडम चलेगा मामला, ठीक है। तो एनसीईआरटी करना है और उसी से करंट हैपनिंग, जब ये आपका एक बार ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो जो करंट हैपनिंग है, आप जैसे न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे तो वहाँ पे जो भी गवर्नर का न्यूज़ आया हुआ तो उसको एनालाइज किया और बताया कि देखिए ये बार बार आता है, ऐसा नहीं कि एक बार आया रटना पड़ेगा। आप 10 बार न्यूज़पेपर में सेम चीज़ पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा कि गवर्नर का पावर किस किस आर्टिकल के तहत आता है। आर्टिकल 200 का मतलब क्या है, ऑर्डिनेंस का पावर गवर्नर के पास किस आर्टिकल के तहत होता है, ठीक है। गवर्नर का स्टेट से क्या रिलेशन है, सेंटर से क्या रिलेशन है, किस मुद्दा पे गवर्नर और स्टेट में टसल चलते रहता है स्टेट गवर्नमेंट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का क्या स्टैंड है, उसमें किसी जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का क्या रिकमेंडेशन है, सरकारिया कमीशन का क्या रिकमेंडेशन है, पंची कमीशन का क्या रिकमेंडेशन है, ये सब आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। तो जब मेंस आप लिखेंगे तो वहाँ पे ये सब का यूज होगा। रिकरेंट थीम आपको पता चलेगा जब आप पीवाईक्यू देखेंगे कि भाई गवर्नर से सवाल आता है, फेडरलिज्म से आता है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से आता है, फंडामेंटल राइट्स पे सवाल आता है, डीपीएसपी पे सवाल आता है। तो इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, लेकिन पहले एनसीईआरटी समझेंगे, देन लक्ष्मीकांत को जाएंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे करेंट हैपनिंग से।
इसके बाद फिर जजमेंट, रिकमेंडेशन, आर्टिकल, इंसिडेंट्स, ये सब का लिस्ट बाद में प्रिपेयर करेंगे। और जब आप आंसर राइटिंग करेंगे जो रस स्ट्रेटजी फॉलो करके, तो उसमें ग्रेजुअली ये सब स्टेप बाय स्टेप अपने आप होता जाएगा, अगर आप सिलसिलेवार तरीके से इसको फॉलो कर रहे हैं तो। नहीं तो फिर उलझ के रह जाइएगा। तो बी अर्जुन, बी गाइडेड, मिसगाइडेड नहीं होना है। साइंस एंड टेक देखिए इसमें आता है, मेंस का साइंस एंड टेक प्रीलिम्स के जैसा नहीं होता है। प्रीलिम्स का हालांकि अब पहले वाला रह नहीं गया, विटामिन प्रोटीन वाला, ठीक है। अब नेटवर्क स्लाइसिंग पूछा जाता है, 5G के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी प्रीलिम्स के जैसा नहीं है। प्रीलिम्स में फैक्चुअल कोई चीज़ पूछ दिया जाएगा, मेंस में एप्लीकेशन पूछा जाता है। कोई भी साइंस है तो उसका एप्लीकेशन क्या है ना, कैसे उसको अप्लाई करेंगे। तो एप्लीकेशन बेस्ड माइंडसेट में हमेशा आपको रहना है। कोई चीज़ देखें, आप कोई रॉकेट लॉन्च कर दिया गया, तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि इसरो ने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, कहाँ जा रहा है, चांद पे कहाँ जाके उतरेगा। आपको ये देखना है कि उसका एप्लीकेशन क्या है, क्या फ़ायदा होगा सोसाइटी को उससे। क्योंकि साइंस एंड टेक क्यों हो रहा है डेवलप, अभी हमने पीछे बात किया, सोसाइटी के लिए हो रहा है डेवलप। समाज का लाइफ अच्छा हो, लोगों का लाइफ अच्छा हो, तो एप्लीकेशन देखना है। इसका लिमिटेशन देखना है कि क्या लिमिटेशन है इसमें कैसे इम्प्रूव करेंगे, है ना, ये चीज़ें देखना है। दुनिया में और बाकी ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, मॉडल्स क्या है, अमेरिका इस मामले में क्या कर रहा है ना। तो उस तरह से साइंस को पढ़ना है। PYQ बहुत काम आएगा यहाँ पे। इसके बाद आपको स्टैंडर्ड, ये अगर आपको समझ में आ गया तो देखिए कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स को फॉलो कीजिए, बेसिक्स को क्लियर कीजिए, ठीक है। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गया, ये PYQ से आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें बार बार आती हैं, इसको पढ़ना है। तो ये बेसिक्स आप क्लियर कर लीजिए। किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक से 2-2, 3-3 पेज में, 5-5 पेज में सबको समझा दिया जाता है। वहाँ से फिर ग्रेजुअली 2-3 रीडिंग के बाद इसका छोटा सा नोट्स बनाइए, जिसमें कि डेफिनेशन हो, इंट्रोडक्शन हो, जिसमें कि डेफिनेशन हो, कुछ 1-2 डेटा हो, इसके बारे में नुआंसेस हो, टेक्निकल बहुत मतलब डीप में जाके नहीं, ऊपर ऊपर, और उसके बाद फिर उसका एप्लीकेशन हो, उसका लिमिटेशन हो, और उसका फिर कंक्लूजन हो, वे फॉरवर्ड भी हो, ठीक है। इस तरह से नोट्स आपको प्रिपेयर हो जाएगा। नहीं तो ये तो रेडीमेड भी मिल जाएगा, आप यूपीएससी के मटेरियल्स को प्रेफर कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, यूट्यूब वीडियोज जाइए देखने के लिए, और वहाँ पे एनिमेशन वीडियोस बहुत सारा नासा का, इसरो का और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का मिलेगा। उससे आपका साइंस में क्लैरिटी आएगा। डीएनए नहीं समझ में आ रहा है, डीएनए यूपीएससी सर्च कीजिए, आपको आ जाएगा। डीएनए बीपीएससी सर्च कीजिएगा तो नहीं आएगा, बट डीएनए यूपीएससी सर्च कीजिएगा तो बहुत अच्छे से समझाने के लिए आ जाएगा। फॉर्मेट यहाँ पे बता ही रही है, डेफिनेशन, एप्लीकेशन, लिमिटेशन, मॉडल्स की दुनिया में बाकी जगह क्या हो रहा है, वे फॉरवर्ड, ये क्या इसमें सुधार कर सकते हैं, क्या फॉलो कर सकते हैं, ये है। और यहाँ पे अगेन न्यूज़पेपर बहुत काम आता है। जैसे इंडियन एक्सप्रेस का अगर एक्सप्लेन्ड पेज कोई पढ़ता है, या हिंदू में भी एक्सप्लेन्ड पेज अब तो आता है, तो अगर उसको आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत चीज़ों को, अगर एग्रीकल्चर है तो उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, साइंस एंड टेक से सवाल है तो उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये चीज़ जो है ना, आपको एकदम, आप मतलब जो चीज़ आपको जिस तरह से समझ में आनी चाहिए वैसे समझा देगा। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है। तो ये वाला चीज़ तो हम लोग आपको कवर कर ही देंगे, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर खुद से पढ़ने का आदत बनाना है। इसके बाद आता है इकॉनमी, अगेन सेम, पहले PYQ, उसका NCERT, और नहीं तो तमिलनाडु बोर्ड का अगर आप बुक पढ़ लेना, स्टेट बोर्ड का इकॉनमी का, बहुत अच्छी किताब है। मतलब मेरे हिसाब से मैं तो इसको नहीं, अगर पहले पता चलता मुझे तो इसको मैं नहीं पढ़ता, इसको पढ़ता, है ना। इसके बाद क्या है, इसको आप पढ़िए, इसका PDF आपको मिल जाएगा, PDF डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। न्यूज़पेपर में एक्सप्लेन पेज वगैरह पढ़ना है। न्यूज़पेपर में जो पीछे इकॉनमी का पेज होता है उसको आप पढ़ेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। वहाँ पे डेटा और बाकी चीज़ में नहीं जाना, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को समझना है कि कॉन्सेप्ट्स क्या समझाया गया है। और इकॉनमी को जो है ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, हर चीज़ से इंटीग्रेट करके पढ़ना है, कि जहाँ ज्योग्राफी जैसा होगा उसी हिसाब से इकॉनमी डेवलप होगा। नदी के किनारे किनारे इंडस्ट्री नहीं लग सकता है, क्योंकि बाढ़ आता है तो पानी में डूब जाएगा। जहाँ मिनरल्स नहीं है वहाँ पे हैवी इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री नहीं लग सकता है। बिहार में एग्रो इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगेगा, क्यों, ज्योग्राफी डिसाइड कर रहा है। तो इस हिसाब से आपको इकॉनमी पढ़ना है। यहाँ जब आप PYQ एनालाइज करेंगे तो बिहार रिलेटेड जो इकॉनमी का क्वेश्चन होता है, वो टॉपिक्स आपको समझ में आएगा कि अच्छा बस यही टॉपिक्स है, तो वो टॉपिक्स को आपको कवर करना है। और सेम गोज विद ज्योग्राफी भी ऑल्सो, ठीक है। ज्योग्राफी में भी आप PYQ कीजिए। NCERT पढ़िए। NCERT फिजिकल वाला जो है वो थोड़ा टफ है, तो आप अगर PMF IS का किताब है उसका सेलेक्टिव रीडिंग करते हैं तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। अगेन आप सिलेबस और PYQ के थ्रू जा रहे हैं तो कवर टू कवर तो नहीं पढ़ेंगे, है ना, उसको सेलेक्टिव रीडिंग करेंगे, उसमें से अपने काम का चीज़ निकालेंगे। और करंट अफेयर्स जो न्यूज़पेपर में आता है, अल नीनो, इंडियन ओशन डाइपोल, ठीक है, साइक्लोन है, तो
इन सब चीज़ों को ज्योग्राफी में पढ़ना है। इन सब से सवाल, क्योंकि देखिए बीपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो ज्योग्राफी में पहले सवाल उस तरह से नहीं आते थे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि नहीं आएगा, तो अपने को प्रिपेयर्ड रहना है। तो एक बेसिक मिनिमम प्रिपरेशन इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आता है एस्से का प्रिपरेशन। तो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो एस्से को चलिए या फिर कर ही लेते हैं इसको, ठीक है, एक ही शॉट में सब खत्म होगा। ऐसे क्या है, देखिए ऐसे बेसिकली ना आपका ओवरऑल थॉट प्रोसेस बताता है आप किस तरह से सोचते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे में जब आपको 800 वर्ड लिखने दिया जाता है ना, तो आप झूठ नहीं लिख पाएंगे, और झूठ लिखेंगे तो पकड़े जाएंगे। अगर आपका थॉट प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है तो वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आप कॉम्प्लेक्स थॉट प्रोसेस के शिकार हैं। अगर आपका थॉट प्रोसेस पैट्रियार्की से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड है, आपका थॉट प्रोसेस कास्टिस्ट है, तो वो आपके ऐसे में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आप नहीं भी चाहेंगे तो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो दो ही चीज़ है कि यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि भाई आप रहिए कास्टिस्ट अंदर से, लेकिन पेपर में वो रिफ्लेक्ट ना हो। हालांकि कास्टिस्ट नहीं होना चाहिए, पैट्रियार्कल नहीं होना चाहिए, वो गलत बात है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है कि आपका ओवरऑल थॉट प्रोसेस एसे के पेपर पर रिफ्लेक्ट होता है। एसे के लिए कंटेंट क्या है, आप जो स्टैटिक पढ़ रहे हैं वो आपका बेस कंटेंट है, उसी से सब ऐसे आप करेंगे, क्लियर है ना। फिर जो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वो स्टैटिक के साथ इंटीग्रेट होगा, आप सोचेंगे, देखेंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, और जब आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपका थॉट प्रोसेस मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा। और मल्टी डायमेंशनल थॉट प्रोसेस को जब आप स्टैटिक के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को जोड़ के लिख पाएंगे कि भाई एक मिसाइल लॉन्च हुआ है तो उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, मिलिट्री इम्पैक्ट क्या है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, उसका स्पिरिचुअल इम्पैक्ट क्या है ना, उसका किस सेक्शन पे क्या असर पड़ेगा। कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है तो टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का लोगों के लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, इसका ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी का इकोनॉमी पे ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का हमारे पॉलिटिकल पावर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जियो पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंटरनेशनल एरिना में इंडिया का क्या स्ट्रक्चर इससे डेवलप होगा, टेक्नोलॉजी का विमेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब कुछ आप धीरे धीरे इंटीग्रेट करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे के लिए भी बीपीएससी बेसिक्स में न्यूज़पेपर के थ्रू ही हम स्टोरीज वगैरह दिखाते हैं कि देखिए ये स्टोरीज आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे के लिए अलग से पूरा एक वीडियो बनाएंगे जनवरी में कि भाई कि क्या ऐसे होता क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए यही है कि आप स्टैटिक को पढ़ें, करंट को पढ़ें, आपका एसे का तैयारी जो है ना वो अंडर करंटली हो रहा है। एसे इज जस्ट लाइक इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू जो पीछे हमने बात किया था कि इंटरव्यू की तैयारी करनी है, ये अपने आप चल रहा है, ये जो आप पूरा किए इसमें आपका इंटरव्यू का भी तैयारी चल रहा है। तो इससे रिटन इंटरव्यू हो गया, और जो मेंस क्वालिफाई करने का जो इंटरव्यू होता है वो ओरल इंटरव्यू हो गया, ये दोनों एक जैसा है, ठीक है। तो इसकी तैयारी चलते रहती है, लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज हो जाएगा, उसके बाद एसे का प्रैक्टिस करना है। डे वन से ऐसे नहीं लिखना है, नहीं तो फिर वही लिख दीजिएगा आप, गाय एक चौपाया जानवर है जो दूध देती है। अंडरस्टैंड करना है, अपने थॉट्स को अरेंज करना है, और तब उसको पेपर पर लिखना है, ठीक है। और ये एक दिन में नहीं होगा, पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, उसका लिखिए, तब आपको लगेगा कि अरे आपका थॉट प्रोसेस अरेंज नहीं था। फिर जब 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे अरेंज होने लगेगा, और पेपर पे वो आने लगेगा, रिफ्लेक्ट करने लगेगा, ठीक है। क्या मटेरियल इसका, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, जीएस पढ़िए, स्टोरीज, करंट अफेयर्स, मूवीज, जो भी आप इधर उधर ऑब्जर्व करते हैं उसको आप इंटीग्रेट कीजिए। टीचर जब आपका कॉपी चेक करेगा ना तो आपसे इंप्रेस हो जाएगा कि अरे यार शानदार लिखा है। जब आप मूवी का नाम देंगे, गंगा जल के बारे में आप बताएंगे, मदर इंडिया से आप इसको कंपेयर करके बताएंगे, तो एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस्ड। अगेन दिस इज आई एम टेलिंग फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। टॉपर्स के कॉपी को जब आप एनालाइज करेंगे ना, एक सर्टेन लेवल ऑफ आपको नॉलेज हो जाएगा, तो यूपीएससी के टॉपर्स के कॉपी को आप एनालाइज कीजिए कि कैसे उन्होंने ऐसे लिखा है। ये भी आपको बीपीएससी बेसिक्स के ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये आपका तैयारी हो जाएगा ऐसे का इससे, ठीक है। ऐसे पे फिर अलग से भी हम लोग बात करेंगे। और ऐसे में जो सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ बिलीव रखना है, और ये तो पूरे एग्जाम के लिए है कि सेल्फ बिलीव रखना है कि आप जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। टेक्नोलॉजी को अगर आप स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ रहे हैं तो सही जोड़ रहे हैं, वहाँ अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। लिखना है कि टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ कैसे लेके जाता है ना। जैसे अगर आज टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया की वजह से आप नीम करोली बाबा के बारे में जान पा रहे हैं, या सोशल मीडिया की वजह से योगा के बारे में आप जान पा रहे हैं, या सोशल मीडिया की वजह से और भी बहुत सारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस विपासना वगैरह के बारे में जान रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी इज लीडिंग यू टुवर्ड स्पिरिचुअलिज्म, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ये शानदार पॉइंट है, आप इसको लिख सकते हैं। तो सेल्फ बिलीव होना चाहिए इसे लिखने में, वो रिफ्लेक्ट होता है आपके पेपर पे,
ठीक है। और इसके अलावा ऑप्शनल है, देखिए ऑप्शनल क्वालिफाइंग है लेकिन काउंट होता है। जब मेंस का मार्क्स, फाइनल मार्क्स जो है ना वो बराबर हो जाएगा ना, तो काउंटिंग करने के लिए जैसे दो कैंडिडेट का मान लीजिए कि 600 मार्क्स आ गया है, ठीक है, तो अब किसको रैंक दिया जाएगा आगे और किसको पीछे, तो वहाँ पे एज को क्राइटेरिया माना जाता है, जीएस के मार्क्स को क्राइटेरिया माना जाता है। जब कुछ नहीं होता है तो ऑप्शनल के भी मार्क्स को क्राइटेरिया माना जाता है। तो इसको एकदम ऐसा नहीं लेना है कि बस 40 नंबर लाना है, बट हाँ ऑप्शनल को सोच समझ के चूज कीजिए जो आपके जीएस से टैली करता हो, जीएस के तैयारी में ही ऑप्शनल का भी तैयारी हो जाए, उस तरह का ऑप्शन रखिए जिसको पढ़ने में मजा भी आए और आपका तैयारी जीएस के साथ हो जाए, जिसको आप प्रीलिम्स के बाद भी कवर कर सके। ठीक है, तो ये था पूरा स्ट्रेटजी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। काफ़ी एफर्ट लगता है, काफ़ी मतलब कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद जो है एक स्ट्रक्चर्ड वे में इस तरह से चीज़ों को तैयार किया जाता है। तो आई होप कि आप लोग अप्रिशिएट किए होंगे। और जो लोग लास्ट तक जुड़े रहे, प्लीज़ यार आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के साथ, अलग अलग ग्रुप में शेयर कीजिए और जम के पढ़ाई कीजिए और बीपीएससी बेसिक्स के साथ जुड़े रहिए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी बीपीएससी बेसिक्स के नाम से है, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे जाके डायरेक्ट आप बीपीएससी बेसिक्स सर्च करें और उसको ज्वाइन करें। सो थैंक यू गाइज, दिस इज इट फ्रॉम बीपीएससी बेसिक्स। थैंक यू वेरी मच।